Hello everyone, welcome to English Can. This is Shivashish Dash. Today I have come up with the chapter Indigo by Louis Fischer, and it is there in the syllabus of class 12. As this chapter is a bit lengthy, so I will be explaining it in two parts. So this is the first part of this chapter. So without wasting any time, let's start. But before that, make sure that you have liked the video, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe it. And also, if you are watching this in my Facebook page, don't forget to like and follow the page. So ये चैप्टर इंडिगो लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है. He was born in the year 1896 and he passed away in 1970. ये एक्चुअली एक एक्सर्प्ट है लुइस फिशर के एक बुक जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उसी में से एक एक्सर्प्ट है, मतलब उसी में से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. एंड दिस बुक वाज अ वेरी वेरी फेमस वन. इनफैक्ट इस बुक को महात्मा गांधी के ऊपर लिखे गए बुक्स में से वन ऑफ द बेस्ट बुक डिक्लेयर किया गया है टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट में. सो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग इस चैप्टर में एक इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे कि कैसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने अपना जो फाइट है वो शुरू किया था और किस चीज से उनको मोटिवेशन मिली थी कि क्यों वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना फाइट शुरू करे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So, the chapter begins when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो एक्चुअली क्या हुआ था, लुइस फिशर वो अपने बुक के लिए, मतलब वो तो गांधी जी के ऊपर एक बुक लिखने वाले थे. सो उस बुक को लिखने के सिलसिले में उन्होंने क्या किया, गांधी जी के आश्रम में वो चले गए. इट वॉज इन द ईयर 1942 और वो गांधी जी के आश्रम जो सेवाग्राम में था एंड इट्स एक्चुअली इन महाराष्ट्र, तो वो वहां चले गए एंड इट वॉज इन सेंट्रल इंडिया. और वहां जाने के बाद उन्होंने जब गांधी जी से बात की तो गांधी जी ने कहा, मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था और किस वजह से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं ब्रिटिश लोगों को इंडिया से मैं चलता करूंगा, उनको कैसे मैं डिपार्ट करूंगा. और इट वाज इन द ईयर 1917. तो इससे पहले एक्चुअली महात्मा गांधी को बहुत लोग नहीं भी जानते थे बिकॉज वो बहुत सालों साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स किए थे, बहुत सारे ऐसे सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन इंडिया में वो उतने फेमस नहीं थे. तो 1917 में पहली बार जब उनके साथ ये सब हुआ तभी उनको पता चला कि नहीं, मुझको कुछ ऐसा करना है जिससे मैं ब्रिटिश लोगों को इंडिया से मैं भगा सकूं. सो कहानी ऐसे शुरू होती है. He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. तो ऐसा शुरू होता है कि गांधी जी यहाँ पे लुइस फिशर को अपनी कहानी बता रहे हैं कि दिसंबर 1916 में वो लखनऊ गए थे क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक एनुअल कन्वेंशन था, मतलब एक मीटिंग था और वो ये मीटिंग अटेंड करने के लिए लखनऊ गए थे. There were 2,301 delegates and many visitors. और उस कन्वेंशन में 2,301 डेलीगेट्स थे और बहुत विजिटर्स थे, मतलब बहुत लोगों ने वो कन्वेंशन अटेंड किया था. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. तब गांधी जी कहते हैं कि जब मीटिंग चल रहा था तभी क्या हुआ, एक पीजेंट उनके पास आया. यहाँ पे पीजेंट का मतलब है एक फार्मर, किसान. तो एक किसान उनके पास आया था और वो किसान बहुत ही टिपिकल दिखने वाला था, मतलब इंडिया में हर किसान जैसा दिखता है वो ऐसा दिखता था. पुअर एंड इमासिएटेड, यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा आप लोगों को, इमासिएटेड. इमासिएटेड का मतलब है बहुत ही जो भूख से जो लाचार है, बहुत ही हंग्री और दिखने में ही बहुत गरीब लगता था. तो वो पीजेंट गांधी जी के पास आके उन्होंने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण. तो उस पीजेंट ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं
चंपारण से आया हूँ एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। और वो चाहता था कि गांधी जी उसके डिस्ट्रिक्ट चंपारण में जाए। तो ये चंपारण कहाँ है? चंपारण एक्चुअली बिहार में है, बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। और राजकुमार शुक्ला वहां से आया था और वो चाहता था कि गांधी जी उसके डिस्ट्रिक्ट में आए। Gandhi had never heard of that place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. लेकिन ये जगह कुछ ऐसा था कि गांधी जी ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था और ये जगह हिमालयस के फुटहिल्स में था नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। मतलब हिमालयस के एकदम नीचे था और नेपाल के किंगडम के बहुत ही पास था। अब वो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों आया था, चलिए अब हम ये जान लेते हैं। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वे शेयरक्रोपर्स। तो चंपारण में एक बहुत ही एंशियंट अरेंजमेंट था, मतलब बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से, बहुत जनरेशन से एक अरेंजमेंट चल रहा था, मतलब एक सिस्टम चल रहा था जिसके मुताबिक वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो लोग शेयर क्रॉपर्स थे। तो यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा शेयर क्रॉपर्स। ये शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या है? शेयर क्रॉपिंग एक बहुत ही एंशियंट सिस्टम है। उस सिस्टम में क्या होता था, जो किसान है वो खेतों में वो लोग खेती करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे, लेकिन वो खेत उनके खुद के नहीं होते थे, वो खेत ब्रिटिशर्स के होते थे, लैंडलॉर्ड्स के होते थे, जमींदार के होते थे। और उन जमींदारों को उनको कुछ रेंट देना होता था। वो खेत कर रहे, इसमें कुछ फसल उगा रहे और फसल उगाने के लिए उन लोगों को कुछ रेंट देना होता था। उन किसानों को, जमींदारों को रेंट देना होता था। लेकिन ये रेंट कैसा होता था, वो इनफैक्ट अपने फसल का कुछ परसेंटेज उन जमींदारों को दे देते थे। सो दिस इज नोन एज शेयर क्रॉपिंग। मतलब पूरे खेत में किसान खुद फसल उगाएगा, लेकिन उस खेत का भी उसको रेंट देना होता था, भाड़ा देना होता था। और वो रेंट क्या होता था, उसी के उगाए हुए फसल में से एक परसेंटेज, उसी के उगाए हुए फसल में से एक परसेंटेज उसको देना होता था एज रेंट। सो राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर था और वो अपनी प्रॉब्लम लेके गांधी जी के पास आया था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला इलिटरेट था, उसको पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वो रिजोल्यूट था। मतलब वो पूरा डिटरमाइंड था, वो पूरा एकदम वो श्योर होके आया था। वो उसने ठान ली थी कि मैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा ही, और इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, महात्मा गांधी। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वो राजकुमार शुक्ला इस कांग्रेस के सेशन में, मतलब कांग्रेस का जो मीटिंग था उसमें आया था, क्योंकि उसका कंप्लेन करना था कि बिहार में हमारे यहाँ ऐसा इंजस्टिस चल रहा है। और तभी उसको किसी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम जाके गांधी जी से बात करो, लगता है तुम्हारा प्रॉब्लम गांधी जी ही सॉल्व कर सकते हैं। सो इसीलिए वो गांधी जी के पास आया और अपनी प्रॉब्लम वो कहने लगा कि आप प्लीज हमारे डिस्ट्रिक्ट चंपारण में एक बार आप आइए। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. लेकिन गांधी जी वो तो बहुत ही बिजी थे, उनको बहुत सारे मीटिंग्स एंड अपॉइंटमेंट्स उनको अटेंड करना था। सो उन्होंने शुक्ला को क्या कहा कि उनका एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में। यहाँ पे आप एक वर्ड देखेंगे कानपुर। ये कानपुर एक्चुअली कुछ नहीं, ये कानपुर जो प्रेजेंट कानपुर है उत्तर प्रदेश में, उस कानपुर का फॉर्मर नेम, पुराना नाम है कानपुर। सो गांधी कहते हैं शुक्ला से कि उनका एक कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है एंड was also committed to go to other parts of India, और उनको इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी जाना है कुछ काम के सिलसिले में। शुक्ला accompanied him everywhere, लेकिन शुक्ला इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं था। उसने क्या किया, गांधी को हर जगह उसने accompany किया, मतलब गांधी जी जहाँ जाते थे वो पीछे पीछे चला जाता था। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। गांधी जी जहाँ जाते थे शुक्ला उनके पीछे पीछे चलता था, और ऐसा करते करते कुछ दिन के बाद गांधी अपने आश्रम, अहमदाबाद के आश्रम में वो चले गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, लेकिन शुक्ला वहां भी उनके पीछे चला गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और ऐसे करते करते बहुत हफ्ते निकल गए, गांधी का पीछा शुक्ला छोड़ ही नहीं रहा था। तो देखिए इससे हमको पता चलता है कि शुक्ला कितना रिजोल्यूट था, वो कितना डिटरमाइंड था, उसको अपने प्रॉब्लम का हर हाल में सोल्यूशन चाहिए ही था। फिक्स ए डेट ही बेग्ड। ऐसा करते करते बहुत दिन घूमते घूमते शुक्ला ने गांधी जी से कहा
फिक्स अ डेट ही बेग्ड, मतलब पूरा एकदम बहुत विनती करते हुए, बेग करते हुए उनको कहा कि प्लीज आप एक डेट फिक्स कीजिए जिस डेट पे आप हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप आ सके। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. तो एक आदमी जो इतने दिनों से गांधी जी के पीछे पीछे घूम रहा था, उसको देख के गांधी जी भी थोड़े इम्प्रेस्ड हो गए। उसका टेनासिटी देख के, मतलब उसका जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है, वो देख के गांधी जी थोड़ा इम्प्रेस हो गए। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऑन सच एंड सच ए डेट, मतलब इस डेट में मैं कलकत्ता आ रहा हूँ, तो तुम एक काम करना, बिहार तो कलकत्ता के साइड में ही है, तो तुम मुझको आके वहां से पिकअप कर लेना, तो हम लोग एक साथ चलेंगे तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में। मंथ्स पास्ट, तो ऐसा करते करते बहुत महीने भी पास हो गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. तो ऐसा करते करते बहुत महीने चले गए, तो वो दिन आ गया जिस दिन गांधी जी शुक्ला से मिलने वाले थे, ताकि वो दोनों एक साथ चंपारण जा सके। तो शुक्ला was sitting on his haunches, शुक्ला अपने पैरों पे बैठा था, मतलब नीज, अपने जो घुटने हैं, घुटने बैंड करके वो बैठा था, सीधा साधा गांव वाला था, तो चुपचाप बैठा था। और कहाँ पे बैठा था? वो कलकत्ता में बैठा था, उसी स्पॉट में जहाँ पे गांधी जी आने वाले थे, ताकि वो गांधी जी को अपने साथ ले सके। He waited till गांधी was free, और वो बैठे बैठे वेट करता रहा कब गांधी जी फ्री होंगे। Then the two of them boarded a train for the city of पटना in बिहार, और फाइनली गांधी जी और शुक्ला दोनों ने एक ट्रेन बोर्ड किया, मतलब वो लोग ट्रेन चढ़े, और वो ट्रेन कहाँ जा रहा था? पटना के लिए ट्रेन था, जो कि बिहार में है। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. तो पटना में जाने के बाद शुक्ला ने गांधी जी को किसी के घर पे वो लेके गया, और वो इंसान कौन था जिसके घर पे वो ले गया? वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी बने और इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। तो वो दोनों राजेंद्र प्रसाद के घर गए। राजेंद्र प्रसाद एक्चुअली क्या थे? वो एक लॉयर भी थे। तो इसी सिलसिले में शुक्ला ने गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर में लेके गया वो। लेकिन राजेंद्र प्रसाद was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. तो क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद वो टाउन में नहीं थे, और राजेंद्र प्रसाद के घर के जो नौकर थे, जो सर्वेंट्स थे, वो लोग भी शुक्ला को पहचानते थे। अब वो लोग शुक्ला को क्यों पहचानते थे? बिकॉज वो कई बार राजेंद्र प्रसाद के घर आता रहता था, और वो शुक्ला को एज ए पुअर योमैन पहचानते थे। यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा, योमैन। योमैन एक फार्मर को हम लोग योमैन बोल सकते हैं, एक किसान को। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, और वो लोग क्या जानते थे कि ये शुक्ला बार बार आके उनके मास्टर को, मतलब राजेंद्र प्रसाद को, उनके मालिक को पेस्टर करते थे, मतलब बार बार एनॉय करते थे, बार बार तकलीफ देते थे। किस मैटर में? टू हेल्प द इंडिगो शेयर ग्रुपर्स, मतलब बार बार आके वो मदद के लिए बोलता था कि आप प्लीज कुछ कीजिए, ताकि हम जैसे जो पुअर इंडिगो शेयर ग्रुपर्स से हम लोगों का कुछ मदद हो जाए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी, whom they took to be another peasant. So वो सर्वेंट्स, तो राजेंद्र प्रसाद के जो घर के जो सर्वेंट्स थे, वो लोग तो शुक्ला को पहचानते थे, इसीलिए उन्होंने शुक्ला को कहा कि ठीक है, तुम थोड़ा वेट करो यहाँ पे, और तुम्हारे साथ जो आया है तुम्हारा कंपेनियन, उसको भी यहाँ रहने दो, थोड़ा वेट करने दो। और उन लोगों ने गांधी को नहीं पहचाना, उन्होंने समझा कि गांधी भी एक और पीजेंट है जैसे वो शुक्ला है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not untouchable? लेकिन उन्होंने गांधी को वेल में से, मतलब कुएं में से पानी निकालने नहीं दिया, बिकॉज तब क्या था, इंडिया में अनटचेबिलिटी का बहुत ही ज्यादा चलन था। ये बहुत ही लोग मानते थे कि जो छोटे जात के लोग होते हैं, वो अगर किसी चीज को टच करे, या फिर वो अगर किसी ऊंचे जात के लोग को टच करे, तो उन लोगों का जात चला जाता था, उन लोगों को कुछ पाप लगता था। सो ऐसा अनटचेबिलिटी का सिस्टम बहुत ही था पहले। तो वो लोग क्या समझे, राजेंद्र प्रसाद के घर के जो सर्वेंट्स थे, उन लोगों ने समझा कि गांधी भी एक पीजेंट थे, और उन्होंने गांधी को उनके घर के कुएं में से पानी तक निकालने नहीं दिया, बिकॉज उन्होंने समझा कि गांधी भी एक
अनटचेबल इंसान है। Gandhi decided to go to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. तब क्या हुआ, गांधी जी ने सोचा कि ठीक है, मैं चंपारण जाने से पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता हूँ, बिकॉज शुक्ला जितना बता सकता था उसने बता दिया, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन एनफ नहीं था, ये इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं था। गांधी को अगर कुछ मदद करना हो शेयर क्रॉपर्स को, तो उनको थोड़ा और इंफॉर्मेशन चाहिए। दैट्स वाई उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं, विच वॉज एन रोड टू चंपारण। यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा एन रोड। एन रोड मीन्स जो रास्ते में था, मतलब पटना से चंपारण जाने के रास्ते में ही मुजफ्फरपुर था। सो गांधी ने सोचा एक काम करते हैं, पहले मुजफ्फरपुर चलते हैं, वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर हम चंपारण जाएंगे। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan school. तो मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी के एक जान पहचान के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जे.बी. कृपालानी, और महात्मा गांधी ने उनको टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने उन प्रोफेसर साहब को उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा कि मैं आ रहा हूँ, और वो निकल लिए मुजफ्फरपुर के लिए। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट ऑन 15th अप्रैल 1917। तो 15th अप्रैल 1917 के मिडनाइट को ट्रेन पहुंच गया मुजफ्फरपुर। कृपालानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। तो वहां पे कृपालानी, जो प्रोफेसर कृपालानी थे, वो पहले से ही वेट कर रहे थे विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके वो गांधी जी को वेलकम करने के लिए वो स्टेशन पे ही वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। और मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी 2 दिनों तक रुके, और वो किनके घर में रुके, एक प्रोफेसर साहब और थे जिनका नाम था प्रोफेसर मलकानी, और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में एक प्रोफेसर थे, उनके घर में महात्मा गांधी रुके थे 2 दिनों के लिए। तो उस सिचुएशन को लेके महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज। द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो प्रोफेसर मलकानी है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर है, उन्होंने अपने घर में मुझको जगह दी, मुझको हार्बर किया, मुझको रहने के लिए शेल्टर दिया। और ये बहुत ही एक ताजुब की बात है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है, बिकॉज ज़्यादातर इंडियंस और स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड थे, वो लोग होम रूल के एडवोकेट्स को अपने घर में जगह नहीं देना चाहते थे। मतलब होम रूल के एडवोकेट्स कौन है? जो लोग चाहते थे कि इंडिया फ्री हो जाए, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लोग भारत के आज़ादी के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उन लोगों को सिंपैथी दिखाना नहीं चाहते थे बहुत लोग, बिकॉज वो लोग डरते थे। वो लोग डरते थे कि कहीं हम लोग अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग चले गए और हम लोगों के अगेंस्ट कुछ एक्शन हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो गांधी जी ने यही कहा कि इट वॉज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग कि एक इंसान जो खुद एक गवर्नमेंट स्कूल का एक टीचर है, उस इंसान ने मुझको जगह दी, जो कि मैं एक होम रूल का एडवोकेट हूँ, मैं होम रूल को सपोर्ट करता हूँ, मैं भारत के आज़ादी के लिए मैं लड़ रहा हूँ, और मुझी को उन्होंने एक रहने के लिए जगह दे दिया। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब मुजफ्फरपुर और चंपारण में यह बात बहुत तेजी से फैल गई कि गांधी जी आए हैं, और वो किस वजह से आए हैं ये भी फैल गया था। मतलब वो शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करने के लिए आए हैं, ये बात बहुत बुरी तरह से फैल गया था, पूरे आग की तरह फैल गया था, और सब लोगों के लिए ये बहुत एक खुशी की बात थी। बिकॉज देखिए, जो शेयर क्रॉपर्स थे वो लोग बहुत ही लाचार और बहुत ही गरीब थे, उनके पास कोई भी सहारा नहीं था, लेकिन उनको जब पता चला कि कोई है, कोई हमारे लिए लड़ने आया है, तो उनको बहुत खुशी हुई, और वो एकदम खुशी के मारे ओवर एक्साइटेड हो गए। और उन्होंने क्या किया, sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion। वो लोग आना शुरू हो गए, वो लोग सोचे कि हमारे लिए लड़ने वाला एक इंसान आया है, तो चलो
हम लोग उनको देखने चलते हैं। वो लोग ऑन फुट आए, मतलब चल के आए, एंड बाय कन्वेंस, जो भी इंतजाम हो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो, वो लेके चले आए उनको देखने के लिए, महात्मा गांधी को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। फिर मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, जो लोग वकील थे, वो लोग भी गांधी जी से मुलाकात की, उन लोगों ने उनके साथ मीटिंग की टू ब्रीफ हिम, ताकि गांधी को अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सके इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, मतलब क्या हुआ था, क्या सिस्टम हुआ था, कैसे शेयर क्रॉपर्स को एक्सप्लॉइट करे, कैसे शेयर क्रॉपर्स को ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड है, ब्रिटिश जो जमींदार है, वो लोग कैसे टॉर्चर कर रहे, उन सभी के बारे में बताने के लिए मुजफ्फरपुर के लॉयर्स वो चले आए गांधी से मिलने। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड द पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। और ये लॉयर्स इन पीजेंट्स ग्रुप को, मतलब इन किसानों के ग्रुप को रेगुलरली वो लोग कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, मतलब उनके होके वो लोग केस लड़ते थे कोर्ट में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। और इन सब वकीलों ने क्या किया, इन सब लॉयर्स ने महात्मा गांधी को केस के बारे में पूरा बताया कि क्या क्या हुआ है, और उन लोगों ने महात्मा गांधी को ये भी बताया कि वो लोग कितना फीस लेते थे उन फार्मर्स से। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. गांधी जी ने सब कुछ सुना, और सुनने के बाद he chided the lawyers। यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा chided। chided का मतलब है स्कोल्ड करना, डांटना, हाँ, जोर से डांट लगाना। तो गांधी जी ने पहले ही उन लॉयर्स को बहुत ही स्कोल्ड किया, डांट लगाया, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सब पहले ही गरीब है और तुम लोग उन लोगों से इतना हाई फीस लेते हो, तो ये तो गलत बात है। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. गांधी जी ने कहा कि मैंने एक डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन क्या है कि हम लोग कोर्ट जाना बंद कर देंगे, हम लोग अब लॉ कोर्ट में नहीं जाएंगे, बिकॉज टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस हम अगर कोर्ट्स में लेके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, जो कि इवन आज तक हो रहा है। इवन आज तक इंडियन जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं उन्हीं के तरफ जजमेंट होता है, उन्हीं के फेवर में जजमेंट होता है। जो गरीब होते हैं वो हमेशा उनको जजमेंट और उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाता है। तो गांधी जी ने भी ऐसा ही कहा कि हम लोग अब कोर्ट जाना बंद कर देंगे। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात क्या है, जो पीजेंट्स है वो लोग इतने क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन है, मतलब उनको इतना दबाया गया है, उनको इतना एक्सप्लॉइट किया गया है, इतना टॉर्चर किया गया है, और इतना फियर स्ट्रिकन है, मतलब वो इतने डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। ऐसे किसानों के लिए ये लॉ कोर्ट्स पूरा यूजलेस है, इस कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनको अगर कुछ करना है, उनको अगर सक्सेसफुल होना है, तो पहले उनको इस फियर से छुटकारा पाना होगा। ये जो डर है उनके अंदर से मैं ये डर हटाऊंगा। तो मेरा पहला काम ये है कि कोर्ट में जाने से पहले उन लोगों के अंदर से डर को मैं हटाऊंगा। अब हमको ऑथर बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय द इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स जानेंगे कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो जितना एरेबल लैंड था, एरेबल लैंड मतलब जो फर्टाइल लैंड था, जिस लैंड में फसल उगाया जाता था, वो ऑलमोस्ट सभी जितने भी लैंड थे वो इट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स ओन बाय इंग्लिशमैन। वो डिवाइडेड थे, और मोस्ट ऑफ दोज एस्टेट्स इट वॉज ओन बाय इंग्लिशमैन, मतलब उनके मालिक इंग्लिशमैन ही थे। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और उन लैंड्स में इंडियन जो फार्मर्स थे वो टेनेंट्स की तरह काम करते थे, मतलब वो किराए पे लेते थे वो लैंड, और वहां पे वो लोग फसल उगाते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। अब ये जगह है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये अच्छे से समझना होगा। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। उस टाइम में जो मेन कमर्शियल क्रॉप था वो इंडिगो था। अब ये कमर्शियल क्रॉप क्या है, मतलब जिस क्रॉप से, जिस फसल से मैक्सिमम पैसा मिलता था वो था इंडिगो। इंडिगो एक तरह का क्रॉप है जिससे कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे
मतलब तब जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर का डाई किया जाता, मतलब ब्लू कलर उस क्रॉप में से एक्सट्रैक्ट होता था और इसमें बहुत पैसा था। और ये इंडिगो प्लांट इंग्लिशमैन क्या करते थे, वो लोग जर्मनी में एक्सपोर्ट करते थे और इससे उनको बहुत पैसा मिलता था। The landlords compelled all tenants to plant 3/12 or 15% of their holdings with indigo and surrendered the entire indigo harvest as rent. जैसा कि पहले ही बताया था, तब सिस्टम था शेयर क्रॉपिंग का। तो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मतलब जो जमींदार होते थे, जो इंग्लिशमैन, वो लोग क्या करते थे, जो इंडियन फार्मर्स होते थे उनको वो कंपेल करते थे, उनको फोर्स करते थे, कहते थे कि तुम चाहे तुम्हारे जमीन पे कुछ भी उगाओ, लेकिन तुम लोगों को अपने फील्ड का 15% उसमें तुमको इंडिगो उगाना ही होगा, इंडिगो का तुमको क्रॉप करना ही होगा और वो पूरा इंडिगो हमको दे देना होगा एज रेंट। मतलब वो लोग तो अपनी जमीन देते थे और कहते थे कि ठीक है तुमको रेंट देना होगा, लेकिन रेंट क्या होगा, कुछ पैसा नहीं होगा, तुम लोग जो उगाओगे वो भी नहीं होगा, तुमको अपने फील्ड के एक पोर्शन में तुमको इंडिगो हार्वेस्ट करना ही होगा, इंडिगो ग्रो करना ही होगा और वो पूरा का पूरा इंडिगो हम लोगों को दे देना होगा। यही सिस्टम था तब। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये पूरा एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करवाते थे वो लोग। कहते थे कि अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए तुम हर सीजन मुझको इंडिगो देते रहोगे 15%, और यही तुम्हारे लैंड का रेंट होगा। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम अब शुरू होता है कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको पता चल गया कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। उनको पता चल गया कि जर्मनी ने फैक्ट्री में केमिकल्स के साथ सिंथेटिक इंडिगो उन्होंने डेवलप कर लिया। मतलब अब जो खेत में उगाए हुए इंडिगो का अब कोई वैल्यू नहीं रहा, बिकॉज जर्मनी जो इंडिगो खरीदता था इंडिया से, उन्होंने अपने फैक्ट्री में ही केमिकल से उन्होंने इंडिगो का कलर बना लिया। तो अब तो क्या होगा, अब तो उनको इंडिगो की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिया के इंडिगो की। तो ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड से, उन्होंने अब सोचा कि अब तो कुछ करना होगा, बिकॉज हम तो अब ये इंडिगो नहीं बेच सकते और हमारा लॉस हो जाएगा। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तब वो इंग्लिश जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि एक चाल चलते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जाके इंडियन शेयर क्रॉपर्स को, इंडियन जो किसान थे उन लोगों को कहा कि ठीक है, अब से तुम लोगों के लिए खुशखबरी है कि तुम लोगों को अब ये 15% रेंट हमको नहीं देना होगा। तुम लोग जो इतने दिनों से हमको 15% इंडिगो ग्रो करके दे रहे हो, ये इंडिगो अब तुमको नहीं देना होगा हम लोगों को, जाओ आज से तुम लोग आज़ाद हो। लेकिन ये आज़ादी तुमको फ्रीली नहीं देंगे हम लोग, तुमको इसके लिए कुछ कंपेंसेशन देना होगा, कुछ मुआवजा देना होगा। मतलब तुमको हम लोग रिहाई दे रहे हैं, लेकिन इस रिहाई के बदले तुमको हम लोगों को कुछ पैसा देना होगा। इट्स क्वाइट नेचुरल। अब जो वो किसान थे, उन लोगों को खुशी हुई कि उन लोगों का पता चला कि ठीक है, अब से हम लोगों को 15% या रेंट नहीं देना होगा, हम लोग जो चाहे वो उगाएंगे, खुद ही बेचेंगे, खुद ही हम लोग पैसा कमाएंगे। लेकिन उनको इस छुटकारे के लिए क्या करना होगा, उनको कुछ पैसा देना होगा। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. ये जो शेयर क्रॉपिंग का जो ये अरेंजमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन लोगों को 15% देना था, वो बहुत ही इर्कसम था, मतलब बहुत ही एनोइंग था। तो इसीलिए बहुत से पीजेंट्स वो लोग खुश हो गए, उन्होंने सोचा ठीक है हम लोग साइन कर लेते हैं, हम लोग तुमको पैसा दे देंगे और पैसा देने के बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे, जिसके बाद हमको और 15% रेंट नहीं देना होगा। Those who registered engaged lawyers, the landlords hired thugs। और जिन्होंने रेजिस्ट किया, जिन्होंने कहा कि नहीं हम लोग नहीं देंगे, उन लोगों ने क्या किया, वो लोग लॉयर्स के पास गए, उन्होंने वकील पकड़ा, वो लोग कोर्ट गए और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या किया, ठग्स हायर किया, मतलब उन्होंने मिडिलमैन हायर किया ताकि वो लोग केस जीत जाए। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। ऐसा करते करते क्या हुआ, सिंथेटिक इंडिगो जो कि जर्मनी का अपने इंडस्ट्रीज में केमिकल के साथ बना रहा था,
उस चीज की खबर किसानों तक पहुंच गई। पहले तो ये खबर जो ब्रिटिश सिर्फ लैंडलॉर्ड थे उन्हीं को पता था, लेकिन अब किसानों को भी पता चल गया कि अब तो ये इंडिगो कहीं पे नहीं बिकेगा और ये जो इंग्लिशमैन हम लोगों से पैसा ले रहे हैं ये हमको बेवकूफ बना के ले रहे हैं, बिकॉज अब तो इंडिगो का कोई वैल्यू ही नहीं रहा और वो हमसे बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। तो अब क्या हुआ, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने जो जो पैसा दिया है तुम लोगों को वो अब रिटर्न दे दो, बिकॉज ये एग्रीमेंट का तो अब कोई फायदा ही नहीं है। बिकॉज हम अगर इंडिगो उगाएंगे भी फिर भी हम लोग अगर तुमको नहीं देंगे तब भी हम लोग का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज इंडिगो अब खरीदने वाला कोई भी नहीं है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया था जहाँ पे एक तरफ थे पीजेंट्स, एक तरफ थे जो शेयर क्रोपर्स थे वो थे पीजेंट्स, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और दोनों में लड़ाई चल रही थी किस बात पे, उस एग्रीमेंट को लेके के ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि हम लोग तुमको फ्री कर देंगे, तुम लोगों को हमें और 15% रेंट देना नहीं होगा, तुम लोग हमको एट अ टाइम एक साथ कुछ पैसे दे दो, हम लोग तुमको छोड़ देंगे। और जो किसान थे वो लोग बोल रहे थे अब तो इंडिगो का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, अब तो हम लोग तुमको पैसे क्यों दे, हमको ऐसे ही तुम लोग फ्री कर दो। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और ऐसा जब चल रहा था तब गांधी चंपारण में आए। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, पहले गांधी जी ने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि मैं पहले फैक्ट्स कलेक्ट कर लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो सब कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, पहले वो क्या किए, उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उनके पास वो गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, लेकिन वहाँ पे जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम एक आउटसाइडर हो, तुम एक बाहर के इंसान हो, तुम यहाँ चंपारण के इंसान नहीं हो, तो हम तुमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी जी ने तब क्या आंसर दिया, ही आंसर दैट ही वाज नॉट एन आउटसाइडर, उन्होंने कहा मैं बाहर का कोई भी नहीं हूँ, तुम बाहर के हो। एंड इट्स क्वाइट फनी ना, बिकॉज जो इंसान बाहर का था, जो इंसान ब्रिटिश था, वो गांधी को बोल रहा था कि तुम बाहर के इंसान हो, तुम यहाँ पे आके क्या कर रहे हो, हम तुमको क्यों इन्फॉर्मेशन दे। बल्कि वो खुद बाहर का था, वो खुद ब्रिटिश था, लेकिन वो गांधी को बोल रहा था कि अब तुम बाहर वाले इंसान हो। नेक्स्ट गांधी जी ने क्या किया, नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब उन्होंने क्या किया, चंपारण डिस्ट्रिक्ट तिरहट डिवीजन में था, ठीक है। तो तिरहट डिवीजन जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे उनके पास गांधी जी चले गए। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फॉरविथ टू लिव तिरहट, वहां पे जाके भी उनका कोई फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट जो कमिश्नर था उन्होंने गांधी जी को बुली, उनको धमकाया और उनको एडवाइस किया कि तुम अभी के अभी तिरहत छोड़ के तुम चले जाओ, लेकिन गांधी भी अड़े हुए थे। गांधी डिड नॉट लीव, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं तो तिरहत छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, वो उल्टा मोतीहारी चले गए जो कि चंपारण का कैपिटल था। मतलब वो चंपारण के और अंदर वो घुस गए, पूरे सेंटर में चले गए चंपारण के, दैट इज मोतीहारी में चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और उनके साथ बहुत सारे लॉयर्स गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और जब वो मोतीहारी के रेलवे स्टेशन गए, ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, तब वहां पे उनको बहुत सारे लोगों ने आके ग्रीट किया। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. वो एक घर पे गए और उस घर को उन्होंने हेडक्वार्टर की तरह यूज किया और इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने कंटिन्यू रखे। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. गांधी जी को तब एक खबर मिला, ये खबर मिला कि पास ही में एक विलेज में एक पीजेंट को, एक किसान को माल ट्रीटेड किया गया, मतलब उसके साथ बदसलूकी किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, तो गांधी जी ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगली सुबह मैं जाऊंगा और देखूंगा कि उसको क्या हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और अगली ही सुबह गांधी जी निकल पड़े और एक हाथी के पीठ पे सवार होके वो निकल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage.
लेकिन गांधी जी कुछ ही दूर गए थे तब क्या हुआ, पुलिस सुपरिंटेंडेंट का एक मैसेंजर आ गया और गांधी जी को ऑर्डर किया कि तुम टाउन वापस चले जाओ अपने कैरियर। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने क्या किया, मान लिया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड इन विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और जो मैसेंजर आया था वो गांधी को पूरे घर तक ले गया और वहां ले जाके गांधी को उस मैसेंजर ने एक नोटिस दिया और उस नोटिस में क्या लिखा था कि तुमको चंपारण क्विट करना होगा, मतलब तुमको चंपारण छोड़ के जाना होगा अभी के अभी। अब गांधी जी भी बहुत इजीली हार मानने वाले इंसान नहीं थे और उन्होंने क्या किया, गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी ने बहुत शांत तरीके से एक साइन किया, रिसिप्ट साइन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझको नोटिस मिला है और मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि ठीक है मुझको मिला है, लेकिन उस रिसिप्ट पे उन्होंने क्या लिखा था कि यू डिसोबे द ऑर्डर। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने ये नोटिस मैंने रिसीव किया है, लेकिन जो ऑर्डर दिया हुआ है मुझको, मैं वो ऑर्डर नहीं मानूंगा। इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। और उन्होंने तो क्या किया था, पुलिस का ऑर्डर नहीं माना था, तो इसके बदले उनको क्या मिला था, एक समन मिला था, मतलब उनको एक कोर्ट का ऑर्डर मिला था कि अगले ही दिन उनको कोर्ट में पेश होना है। मतलब उन पे अब केस वगैरह चलने वाला था, शायद वो अरेस्ट भी हो जाए। All night, Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. तो अगली सुबह तो गांधी को कोर्ट में जाना था, लेकिन उससे पहले की रात वो पूरी रात वो नहीं सोए, वो अवेक रहे। उन्होंने टेलीग्राफ किया। किनको टेलीग्राफ किया, राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ करके कहा कि तुम एक काम करो, बिहार से तुम आ जाओ और साथ में कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को भी लेके आना, मतलब जिनको लोग जानते हैं मानते हैं, ऐसे कुछ दोस्तों को भी तुम लेके आना। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। उन्होंने बैठे बैठे टेलीग्राम उनके आश्रम में भी किया। उनका जो अहमदाबाद में आश्रम था, आश्रम में भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया और उन्होंने वाइसरॉय के पास एक फुल रिपोर्ट भी वायर्ड किया। अब अगली सुबह हो गई और जो अगली सुबह थी वो बहुत ही एक स्पेशल सुबह थी, बिकॉज सुबह होते ही पूरा मोतिहारी का टाउन ब्लैक हो गया था। किससे, पीजेंट से। मतलब जैसे ही ये खबर स्प्रेड हुआ कि गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया है, शायद उनको अरेस्ट कर लिया जाए, तो इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे पीजेंट्स आए थे। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन पीजेंट्स को, वो बेचारे, उनको कुछ भी नहीं पता था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या करके आए थे, गांधी जी कितने बड़े हस्ती है, वो कुछ भी नहीं पता था उन लोगों को। दे हैड मियरली हर्ड ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रबल विद द ऑथोरिटीज। लेकिन उनको बस ये पता था कि एक महात्मा आए हैं, एक बहुत ही अच्छे इंसान आए हैं जो हम लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन जो अथॉरिटी है, जो पुलिस है, उन लोगों ने उनको कुछ ट्रबल में धकेल दिया है और उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। तो उनको बचाने के लिए वो सारे पीजेंट्स आ गए थे और वो महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. वो हजारों की तादाद में आए थे और वो कोर्ट हाउस के बाहर वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वो धरना दे रहे थे। और ये पहला एक ओकेशन था कि ये इतने सारे पीजेंट्स जो हमेशा डर डर के रहते थे ब्रिटिश से, लेकिन पहली बार उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट आवाज उठाई थी गांधी जी के लिए। और शायद ये पहला एक साइन था जिससे पता चल रहा था कि शायद धीरे धीरे ही सही उन लोगों के दिल से ब्रिटिश का जो डर था वो शायद चला जा रहा था और वो खत्म होने वाला था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। और जो ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो लोग गांधी जी को कह रहे थे कि तुम कोर्ट में पेश हो, वो खुद अब पावरलेस फील कर रहे थे, वो खुद अब हेल्पलेस फील कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि गांधी जी उनको कोऑपरेट करें, मतलब गांधी भी उनका साथ दे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। और गांधी जी उनको सहायता की, उनकी हेल्प की। उन्होंने क्राउड को, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ को उन्होंने शांत किया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। और हम तो सभी जानते हैं गांधी जी कैसे बहुत ही एक नॉन वायलेंट इंसान है, तो वो बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली थे। वो
उन ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ भी बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे, बहुत फ्रेंडली बात कर रहे थे। आमतौर पर अगर किसी इंसान को ऐसे कोर्ट में ले जा रहे हो और उनके सपोर्ट में इतने हजारों के तादाद में लोग आए हो, तो वो इंसान थोड़ा खुद को पावरफुल शो करेगा, वो थोड़ा एरोगेंट बिहेव करेगा। लेकिन गांधी जी बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली तरीके से तब भी बिहेव कर रहे थे। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. और वो ब्रिटिश जो ऑफिशियल थे उन लोगों को वो प्रूफ दिखा रहे थे कि देखो, हिथर तो मतलब टिल नाउ, अभी तक तुम लोगों का जो पावर है, तुम लोगों का जो माइट है, मतलब तुम लोगों का जो पावर है, ये पावर अभी तक ड्रेडेड और अनक्वेश्चन था। मतलब सभी लोग तुम्हारे पावर से डरते थे और तुमको क्वेश्चन करने का कोई गट्स नहीं था, किसी में कोई इतना डेयरिंग नहीं था। लेकिन अब हम इंडियंस में ऐसी ताकत आ गई है, अब हम लोग तुम्हारे हर डिसीजन को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। और इसका प्रूफ तुम देखो, आज मेरे सपोर्ट में कितने हजारों के तादाद में वो पुअर पीजेंट्स आए हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, जो गवर्नमेंट थे वो पूरा बैफल्ड हो गए, वो पूरा कंफ्यूज हो गए। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। द प्रोसिक्यूटर जो था, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील था, उन्होंने क्या किया, जज से रिक्वेस्ट किया कि एक काम करते हैं, हम लोग जो ट्रायल है, मतलब जो केस की सुनवाई है, उसको पोस्टपोन करते थे, वो हम लोग किसी और डेट पे करते हैं। द ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। वो एक्चुअली ये क्यों करना चाह रहे थे, बिकॉज वो लोग चाह रहे थे कि जो उनके जो सुपीरियर्स है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वो लोग उनसे बात करेंगे और कुछ आइडिया लेंगे और बाद में गांधी के ऊपर कुछ केस करेंगे। लेकिन गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझको डिले नहीं करना है, मुझको बाद में नहीं चाहिए, जो होना है आज ही होना होगा। फिर एड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा। उन्होंने कहा कि यस आई एम गिल्टी, मैंने रूल ब्रेक किया, मुझको नोटिस दिया गया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। यस आई नो आई हैव broken the rules, so I am guilty. He was involved, he told the court, in conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other, to render the humanitarian and national service for which he had come. उन्होंने कहा कि मैं कंफ्यूशन में था। मैं कंफ्यूशन किस चीज़ को लेकर था कि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं लॉ ब्रेक करूं। मतलब मुझको नोटिस दिया गया था कि तुम चंपारण छोड़ के चले जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। ऐसा करके तो मैंने लॉ ब्रेक किया, मैं ये करना भी नहीं चाहता था। लेकिन मैं एक और भी काम करने आया था कि मैं ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस पे आया था। मतलब मैं इंसानियत के नाते यहाँ पे आया था और मेरे देश को बचाने के लिए आया था। तो मैं वो भी आधे रास्ते में छोड़ के मैं जा नहीं सकता था। तो इसीलिए मैं कुछ एक कंफ्यूजन में पड़ गया था, मैं क्या करूँ। He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being the voice of conscience. और उन्होंने कहा कि मैंने जो रूल ब्रेक किया, मैंने रूल अपने खुद के खुशी के लिए या फिर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए मैंने नहीं किया है। मैंने क्या किया, मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ मैंने सुनी। मुझको लगा कि अभी मेरा यहाँ पे रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन गरीबों को हेल्प करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे रहा और कुछ नहीं। ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू, और उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, मेरा जो पेनाल्टी है मुझको आप वो दे दीजिए, मतलब जो कुछ सजा है वो आप मुझको दे दीजिए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर रिसेस। तो मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 2 घंटा ब्रेक लेंगे और 2 घंटे ब्रेक के बाद मैं सेंटेंस प्रोनाउंस करूंगा, मतलब क्या सजा है मैं वो डिक्लेयर करूंगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट्स। और मजिस्ट्रेट ने गांधी जी से कहा कि आप इन 2 घंटे के लिए आप बेल ले लीजिए। गांधी रिफ्यूज्ड। गांधी ने कहा कि नहीं, मैं बेल भी नहीं लूंगा, आप मुझको अरेस्ट करके रखिए। द जज रिलीव्ड हिम विदाउट बेल। जज ने कहा कि ठीक है, आपको बेल लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 घंटे वेट कीजिए, हम 2 घंटे बाद आपको डिसीजन सुनाएंगे। When the court reconvened, the judge said that he would not deliver the judgment for several days. और जब कोर्ट 2 घंटे बाद शुरू हुआ तो जज ने ये डिसीजन दिया कि हम लोग बहुत दिनों तक जजमेंट नहीं सुनाएंगे, बहुत दिनों बाद हम लोग कुछ डिसीजन देंगे और तब तक गांधी फ्री है। मीनवाइल अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। और जज ने ये भी कहा कि जब तक मैं कुछ राय ना दे दूं तब तक गांधी जो चाहे वो कर सकते हैं, वो फ्री है, वो हमारे हिफाजत में नहीं रहेंगे।
Rajendra Prasad, Brij Babu, Maulana Mazharul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. In the meantime क्या हुआ, गांधी जी ने तो पिछले रात को ही राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राम किया था, तो इस टेलीग्राम मिलने के बाद ही राजेंद्र प्रसाद अपने कई प्रोमिनेंट बहुत ही फेमस लॉयर्स को लेके वो बिहार से आ गए थे। द कन्फर्ड विद गांधी, वो लोग सब गांधी जी से मिले। व्हाट वुड दे डू इफ यू वर सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। गांधी जी ने तब उनको एक सवाल पूछा, कहा कि अगर मुझको जेल भेज दिया गया, बिकॉज कई दिनों बाद तो राय आएगा, लेकिन आएगा तो सही, और अगर मुझको तब जेल भेज दिया गया तो तुम लोग क्या करोगे? Why, the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तब राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि हम तो आए थे आपको एडवाइस देने के लिए, लेकिन आप ही अगर जेल चले गए तो हम लोगों को तो कुछ काम नहीं होगा, तो हम लोग वापस चले जाएंगे। तब गांधी जी ने उन लोगों से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरहोल्डर्स। उन्होंने पूछा, ठीक है मैं जेल चला जाऊंगा, तुम भी घर चले जाओ, लेकिन जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ है, इन शेयरहोल्डर्स, उनका क्या होगा? द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। जो लॉयर्स से उन्होंने फिर से एक मीटिंग की, छोटा सा। राजेंद्र प्रसाद has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सब जितने भी लॉयर्स आए थे उन्होंने डिस्कस किया कि गांधी जी यहाँ के नहीं है, वो एक बाहर के आदमी है, वो बिहार के भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिहार के इन शेयर क्रॉपर्स के लिए, इन चंपारण के शेयर क्रॉपर्स के लिए वो इतना लड़ रहे हैं। And on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. और वो खुद, ये जो लॉयर्स है वो खुद बिहार के थे और वो पीजेंट्स के होके कई टाइम से वो लोग केस लड़ रहे हैं, और अगर वो खुद घर चले गए तो इससे शर्मनाक चीज नहीं होगी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? They accordingly went back to Gandhi and told him that they were ready to follow him into jail. उन्होंने जी से कहा कि अगर आपको जेल में भेजा गया तो हम लोग भी जेल आपके साथ चले जाएंगे। तब गांधी जी ने एक्सक्लेम करके क्या कहा, तब वो बहुत खुश हुए। खुश होकर उन्होंने क्या कहा, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम। तब गांधी बहुत खुश होकर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अभी बैटल ऑफ चंपारण जीत लिया है, हम अब एक साथ मिल गए, हम सब लोग यूनाइटेड हो गए, और इस यूनिटी के वजह से ही मैं आज कह सकता हूँ कि हम लोग चंपारण जीत गए, और देखना हम इन ब्रिटिश को हराएंगे ही। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. और उन्होंने क्या किया, पेपर लिया, पेपर पे उन्होंने ग्रुप्स बनाए, और इस ग्रुप्स में उन्होंने कहा कि तुम लोग एक काम करना, तुम दोनों एक साथ जाके अरेस्ट होना, फिर तुम दोनों अरेस्ट होना। तो उन लोगों ने बहुत सारे प्लान बनाए। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कई दिनों बाद क्या हुआ, गांधी जी को एक लेटर मिला मैजिस्ट्रेट से, और उस लेटर में क्या लिखा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ने ऑर्डर किया है कि ये केस ड्रॉप हो जाए, मतलब ये केस बनता ही नहीं गांधी पे, और ये केस पूरा डिसमिस हो गया और गांधी जी के ऊपर और कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और ये पहले बार था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जीत हुई थी। मतलब पूरा जो पब्लिक ओपिनियन था वो पूरा गांधी के तरफ था, जो लोग कॉमन पीपल थे वो सभी गांधी के सपोर्ट में थे, और इतना सपोर्ट किया कि ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ी कि वो लोग गांधी जी को जेल में नहीं भेजेंगे। तो ये एक पहली शुरुआत थी कि पहली बार इंडियन जो पीजेंट्स थे उन लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, उनके अगेंस्ट आवाज उठाई, और उनकी जीत भी हुई, और ये जीत छोटा सा था कि गांधी जी को जेल में नहीं भेजा गया था। So this is all for today. I hope you all were able to understand it. I will be soon coming up with the next part of this video. Till then, keep watching English Gyan, keep learning and keep sharing. Thank you.